नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुफ्त की योजनाओं का प्रलोभन दे करके वोट खरीदने की जो राजनीति देश भर में अब कैंसर की तरह से फैल रहा है, जिसका करीब करीब लाइलाज बीमारी जैसा स्थिति उत्पन्न होने जा रही है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का चिंता वाजिब है। उसके सिलसिले में आज जवाबों का आदान प्रदान कोर्ट में तो खैर वकील लोग कर रहे थे, लेकिन मीडिया पर राजनीतिक दल के लोग कर रहे थे। मित्रों, अमूमन मैं अरविंद केजरीवाल के किसी बात का समर्थन करने की साहस कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि केजरीवाल किसी बात का समर्थन करने के योग्य आदमी ही नहीं है। राजनीति की जो बुरी परंपरा और गलत परिपाटी का शुभारंभ अरविंद केजरीवाल ने किया है, वो देश को बांग्लादेश और श्रीलंका, अफगानिस्तान बनाने के लिए पर्याप्त है और बहुत जल्द हम उन्हीं देशों के श्रेणी में पहुंच जाएंगे अगर केजरीवाल की नीति इस देश में सफल हो जाती है तो। क्योंकि केजरीवाल का क्या, उसका तो अमेरिका दोस्त है और अमेरिका में जाकर के शरण लेगा या इतनी संपत्तियां खरीद लेगा कि अमेरिका में जाकर के बच सकता है। आप क्या करेंगे जो दोषी यूनिटी के लालच में देश में नाक को फैलने का मौका दे रहे हैं, उसका विषधर होने की विष का और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्या करेंगे? लेकिन मित्रों, उसने आज एक बात कहा, वो जरूर गंभीर बात है और उस पर जरूर विचार करना चाहिए। केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाओं के जवाब में कहा कि मुफ्त उसको नहीं बोलते हैं कि स्कूल में शिक्षा मुफ्त कर दे, बढ़िया इलाज मुफ्त कर दे, वृद्ध लोगों को तीर्थाश्रम में तीर्थ घुमा कर दे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दे। ये टैक्स पेयर को बुरा नहीं लगेगा। टैक्स पेयर को बुरा लगेगा कि टैक्स तो हमसे पूरी वसूली जाती है, लेकिन कुछ खास उद्योगिक घरानों को उसके बदले में कर्जा माफ कर दिया जाता है। मैं अरविंद केजरीवाल के बात कहने से पहले कई बार, अगर आप लोग जो लोग मेरे को लगातार अपना आशीर्वाद देते हैं वो देखते होंगे कि मैंने कई बार इस बात का विरोध किया है कि बैंक एनपीए बढ़ती जा रही है और हमसे बैंक का चार्जेज वसूलना बढ़ता जा रहा है। इसका वजह क्या है, ये जरूर ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि मुफ्त की योजना अगर हमको अर्थव्यवस्था प्रभावित करने में प्रभावी कदम हो रहा है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त करते हैं तो उसके बदले में हम दूसरे तरफ से ले लेते हैं वगैरह वगैरह, तो ये जो टैक्स पेयरों के हम करोड़ों अरबों रुपया माफ कर दे रहे हैं, ये भी तो एक तरह से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का ही उपाय है। आखिर क्यों भारत के उद्योगपति लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपया का कर्ज बैंक से ले लेते हैं, पिछला नहीं चुकाते हैं, फिर नया कर्ज मांग लेते हैं और बिना किसी जवाब सवाल का उनको कर्जा मिल भी जाता है। हमारा एक ईएमआई फेल हो जाता है तो हम ग्रे लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, दूसरा अगर फेल हो जाता है तो फिर हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, हमको दुनिया की कोई बैंक कर्जा नहीं देती। हमारे पैन कार्ड में लिख दिया जाता है डिफॉल्टर। कहा जाता है कि आपका वो जो 354 रुपया की 2 किस्तें थी, वो एक बाउंस हो गई थी और दूसरा फेल हो गई थी, तो आप 700-800 रुपया जैसी भारी भरकम रकम देने की स्थिति में नहीं है, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो उद्योगपति लोग हैं वो अरबों खरबों रुपया बैंक से ले लेते हैं और बड़े बेशर्मी से दूसरा मांगते हैं और बैंक उनको बाइज्जत पैसा देता है। मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के एक ये भी कदम है जिस पर हम सब लोगों को विचार करनी चाहिए और करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम मतदान के टाइम में इन सब विषयों पर विचार नहीं करते, जब हम मतदान में जाते हैं तो अपनी जात, अपनी धर्म, अपना क्षेत्र, अपना समुदाय, अपने तरफ का एमपी, अपने तरफ का कैंडिडेट, अपने तरफ का विचार, मेरा वाला विचार, मंदिर बनाने वाला विचार, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला विचार, श्रीलंका को औकात बताने वाला विचार वाले लोगों को मतदान के द्वारा चुन करके हम हाकिम बना देते हैं और वो लोग जब चुन करके आते हैं तो उद्योगपतियों के कर्जे माफ करते हैं और आपका कर्जा बढ़ाते जाते हैं। ये चिंता का विषय जरूर है।
और सबसे मजे की बात है कि कोई भी राजनीतिक दल का लोग इस विषय पर प्रश्न नहीं उठाता और इसको मुद्दा नहीं बनाता है। उल्टे क्या होता है कि अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लोग छापा मार करके अकूत संपत्तियां बरामद करते हैं तो राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडाटा है, ये बदले की कार्रवाई है, हम लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं इसलिए हमारे ऊपर छापा मार रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं करते कि आप विरोध कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो अकूत संपत्तियां छापा मारने पर आपके यहाँ से पकड़ी जाती है वो तो सत्य है, ये वो भी भाजपा वाले ले आकर के रख देते हैं। राजनीति में इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की चालाकियों से जनता कब समझेगी, कब सबक लेगी, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मित्रों, दूसरा और अहम बात राजनीतिक दलों की साठगांठ और राजनीतिक दलों की प्रभाव का एक छोटा सा बानगी आपको बता दूं। पार्थ चटर्जी के यहाँ अरबों खरबों रुपया पकड़ी जा रही है, रोज रोज कुछ ना कुछ खुलासा हो रहे हैं। एक 2 टके की सिने तारिका के साथ उसके अनैतिक संबंध और व्यवसायिक घालमेल का सब पता आपको चला है। एक टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पार्थ के विरुद्ध एक छोटा सा स्टेटमेंट पास कर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हंस हुआ, उसका क्या हंस हुआ। ममता बनर्जी ने ना सिर्फ उसको प्रवक्ता पर से हटाया बल्कि प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया। टीएमसी से उसका कोई मतलब नहीं, उसने पार्थ का एक छोटा सा बुराई कर दिया था। अब आप कहेंगे कि पार्थ चटर्जी के यहाँ से बरामद अकूत संपत्ति से ममता बनर्जी का कोई संबंध नहीं है, तो मेरे गले के नीचे तो नहीं उतरी की बात है। क्योंकि अगर इतनी सारी संपत्तियां पकड़ने के बाद भी ममता बनर्जी उनको पार्टी से बर्खास्त नहीं करनी है, ममता बनर्जी विधानसभा में सस्पेंड कराने की कोई प्रक्रिया नहीं चालू कर रही है और उल्टे उनके विरुद्ध कोई उनके पार्टी का लोग बोल रहा है तो उनको पार्टी से ही परमानेंट बर्खास्त कर दे रही है, इन सब चीजों का क्या मतलब निकाला जाए ये आप मुझसे बेहतर समझते जानते हैं। मैं क्या कहूं, थोड़ा कहना ज्यादा समझना। मित्रों, महाराष्ट्र के एक शहर से आज फिर मात्र 390 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पकड़ी गई। ये रकम बढ़ सकती है जब उसका सही मूल्यांकन होगा, क्योंकि कुछ चीज सोने के रूप में भी बरामद हुई है जिसका सही मूल्यांकन करना बाकी है। जो नकदी गिन ली गई है वो तो गिन ली गई, वो तो सीधा सीधा मामला है, लेकिन सोना चांदी नकदी इन सब की मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ होते हैं, वो बताएंगे कि क्या है। ये वही महाराष्ट्र है जहां कल तक शरद पवार, सोनिया गांधी और बाला साहब ठाकरे के परिवार का राज था और एक छोटी सी स्टील फैक्ट्री, इसको कोई नहीं जानता, वो छापा पड़ा तो स्टील फैक्ट्री का नाम आया। उस स्टील फैक्ट्री के यहाँ से अरबों खरबों रुपया बरामद होने के आसार हैं, तो समझ लीजिए कि बड़े कंपनियों में और बड़े प्रतिष्ठानों में कितने रुपया कुछ संपत्ति होगी। और सबसे मजे की बात है कि उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सब के सब लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से जोड़ करके, प्रभावित हो करके, जो राजनीतिक दल के पक्ष के लोग होंगे वो कहेंगे कि जांच जारी है और जो विपक्ष होंगे वो कहेंगे कि बदले की कार्रवाई है, और हम सब लोग घर में बैठकर ताली बजाएंगे और कहेंगे कि भाजपा बड़ा गलत कर रही है, अपने राजनीतिक एनिमियों पर सीबीआई, ईडी और जांच एजेंसियों का शिकंजा कसवा रही है। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि हाँ, एकदम मोदी बड़ा गलत कर रहे हैं। वो रोज रोज सुबह उठते हैं और फोन करते हैं ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को कि भाई ये काम करो, जाओ जा करके राकेश परमार के यहाँ रेड डालो। ये मान लिया, एकदम सत्य है, यही सत्य है। अगर आपकी बात मान लिया तो अब जो राकेश परमार के यहाँ अकूत संपत्ति पकड़ी जा रही है वो सही है कि गलत है, इस बात का जवाब ना दे करके मैं कह दूं कि मैं तो फेसबुक लाइव पर मोदी का विरोध कर रहा था, किया था, इसी वजह से मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ गया। और आप कहेंगे हाँ ठीक है, मैं भी देखता हूँ 10 बजे रोज आकर के फेसबुक पर कहता है, बाद में इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, सरकार का विरोध कर रहा है इसीलिए छापा पड़ा। मैं इस बीच में उस मूल प्रश्न का उत्तर ही गोल हो जाएगा कि आखिर वो पैसा मेरे पास आया कहां से, ये कोई नहीं बता रहा है। कोई नहीं बता रहा है कि भाई आपके पास 2 लाख से ज्यादा ना होने चाहिए थे, आपके पास 390 करोड़ रुपए आपके तिजोरी में क्या कर रहा था।
आप कहेंगे कि हम विपक्ष के सरकार का विरोध करें इसलिए हमको छापेमारी हो रही है। इन सब चीजों के लिए करना क्या पड़ेगा, जैसे बताएंगे आप लोगों को ना इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जाति को मुद्दा बनाते हो, धर्म को बनाते हो, आरक्षण रहेगा कि जाएगा इस पर मुद्दा बनता है, राम मंदिर बनेगा कि टूटेगा इस पर मुद्दा बनता है, मस्जिद दोबारा हम कायम करेंगे, हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं करने देंगे इस पर मुद्दा बनता है। असली मुद्दे पर हम कभी नहीं आते हैं और नहीं आने देते हैं, क्योंकि अगर हम आ जाएंगे तो लोगों को असली चीजों से अवगत होना पड़ेगा, और जब असली चीजों से लोग अवगत हो जाएंगे तो हमारी राजनीति मिट हो जाएगी, क्योंकि हमारी राजनीति ही झूठ फरेब और गलत बातों को प्रसर देने पर है। आखिर हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 390 करोड़ रुपए मेरे घर में पड़ा हुआ है और आयकर विभाग को हमने कोई सूचना नहीं दी, आखिर क्यों पड़ा है? इन सब बातों पर ध्यान देने के बाद एक चीज पर चिंता होती है कि आखिर इतनी अकूत संपत्तियां क्यों है और कितनी अकूत संपत्तियां हमारे देश में है, विदेश की तो छोड़ दीजिए, और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, हमारे इनकम टैक्स क्या कर रहा है, हमारा बैंक सिस्टम क्या कर रहा है, हमारी जो खुफिया पुलिसिंग है वो क्या कर रही है। और अगर ये सब कुछ नहीं कर रही है तो ये सब के सब सजा के पात्र क्यों नहीं, क्यों हम ही सजा के पात्र हैं? सोचिएगा जरूर। आज का वीडियो मैं ज्यादा नहीं बनाना चाहता, ज्यादा देर नहीं करना चाहता, क्योंकि कम बोलना ज्यादा समझना। बैंक करप्ट, आदमी करप्ट, राजनीति करप्ट, और हम अपने आप को ईमानदार कहें, ये बात गले से नहीं उतरती। मेरा बात अगर कड़वा हो तो उसको बुरा ही मानिएगा, क्योंकि मैं बुरा लगने के लिए कह रहा हूं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।